हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे BSD 143 प्रेमचंद को। और इसमें हम यूनिट 5 लेंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज यूनिट 5 में हम लेंगे प्रेमचंद की करबला। जी हाँ, ये इनके उपन्यास से आई थी। इस उपन्यास और कहानी इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी है। तो कर इसके पहले हमने सेवा सदन पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। करबला भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो करबला के अंतर वस्तु और मूल्यांकन इसमें हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे करबला नाटक का कथ्य क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, करबला नाटक का कथ्य एक जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, वो अंतर वस्तु इसका। ठीक है ना। हाँ, करबला का चरित्र को मैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, भाषिक वैशिष्ट यानी कि भाषा और शैली जो इसके अंतर्गत आती है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले ये नाटक है। ठीक है ना, करबला प्रेमचंद का चर्चित नाटक है। तो ये नाटक है, ओके राइट। ना उपन्यास है ना कहानी है, ये नाटक है। और प्रेमचंद ने इस्लाम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना करबला युद्ध का चित्रण इसमें किया था। ठीक है। और यह इस्लाम के जो अनुयायी होते थे उनके आंतरिक संघर्ष था। उनके खुद का जो इस्लामिक लोग होते थे, जो इस्लाम को मानने वाले लोग होते थे, उनके खुद के अंदर में, इस्लाम के अंदर का ये संघर्ष था, एक युद्ध था। और जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन और उनका परिवार शहीद हो गया था। और प्रेमचंद ने बहुत काल्पनिक शैली में इस घटना का चित्रण किया है। और नाटक की मूल विषय वस्तु युद्ध से संबंधित है। तो यदि क्वेश्चन में विषय वस्तु आता है, करबला की विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं, तो आपको अपने दिमाग में युद्ध को रखना होगा। यानी कि जो विषय वस्तु है वो क्या है, इसकी युद्ध है। ठीक है ना। तो अतः उसमें हिंसा और खून खराबा होना स्वाभाविक है जब हम क्या पढ़ते हैं, युद्ध पढ़ते हैं। लेकिन लेखक ने यानी प्रेमचंद ने हत्या आदि के दृश्य को दूसरे पात्रों द्वारा सूचित किया। यानी खुद नहीं बताया कि किस तरह से कैसे हत्या की गई, एक पात्र आके बताता है कि उसकी हत्या कर दी गई। तो पात्र के माध्यम से हत्या का पता चलता है। प्रेमचंद ने हत्या किस तरह से हुई, किससे मारा गया, कैसे मारा गया, इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो परंपरा का पालन करते हुए, नाटक की परंपरा का पालन करते हुए उसे दृश्य रूप में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, राइट। इतिहास और परंपरा ने जिन पात्रों को खलनायक के रूप में पहचान दी है, प्रेमचंद ने उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अत्यंत दयालु, वीर और प्रभावशाली रूप में नाटक में आते हैं। और उनको अपने शहीद होने की जानकारी हो गई थी, फिर भी बहादुरी से लड़े, और इसकी प्रेमचंद ने भरपूर प्रशंसा की है। और इस नाटक की रचना 1924 में हुई थी। और करबला के अतिरिक्त प्रेमचंद ने 2 और नाटकों की रचना की थी, संग्राम और प्रेम की बेदी। तो चलिए देख लेते हैं करबला। और करबला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, यानी जब ये घटना हुई वो कहाँ की थी, उस समय का परिवेश क्या था, वो वर्तमान प्रेजेंट टाइम क्या था, ये चीज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो जब तक आप यदि जो कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ते हैं और उसके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो यदि आपने एक बार कहानी, नाटक, उपन्यास को पढ़ लिया तो उसमें कितने पात्र हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी लैंग्वेज भाषा कैसी है, ये सभी चीजें आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। पहले करबला को ले लेते हैं। करबला जो है इराक का एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से पवित्र शहर है। ठीक है, क्या है, इराक का एक ऐतिहासिक और धार्मिक क्या है, धर्म की दृष्टि से पवित्र शहर माना जाता है करबला, जो बगदाद से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इस्लाम के अनुयायियों में, यानी इस अनुयायी का मतलब जो इस्लाम को मानते हैं, जो उसका पालन करते हैं। ठीक है ना। 680 ईस्वी में एक धार्मिक युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो हुआ था वो हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन और यजीद यानी खलीफा उम्मय्या के वंशज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके नवासे यानी कि उनके नाती हजरत हुसैन और यजीद के बीच में हुआ था। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, क्योंकि अब जो साम्राज्य था, जब किसी भी साम्राज्य की बात चले और जो उसका जो उसका राजा होता है, यदि वो वहां पर खत्म हो जाता है तो
सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि उसका उत्तराधिकारी कौन बने। तो यही हुआ कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो जो उनका विशाल एक बड़ा साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर मोहम्मद साहब ने निश्चित किया कि खलीफा का चुनाव सर्वसम्मत से होना चाहिए। जब वो थे तो उन्होंने कहा था कि खलीफा का चुनाव, क्योंकि खलीफा ही उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना, तो सभी के सम्मत से बनना चाहिए। तो इससे एक तो आपसी विवाद नहीं होगा और दूसरा इस्लाम के सभी अनुयायी खलीफा के साथ एकजुटता महसूस करेंगे। जब सबकी सहमत से कोई चीज बनाई जाएगी तो सब लोग उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे, कोई विवाद भी नहीं होगा। तो उस समय मोहम्मद साहब के दामाद और उनके चचेरे भाई हजरत अली भी खलीफा के दावेदारों में एक थे, लेकिन सर्वसम्मत से, सभी की सहमति से उमर फारूक को खलीफा नियुक्त कर दिया गया। दावेदार कौन थे, दामाद चचेरे भाई हजरत अली, लेकिन खलीफा किसे बना दिया गया सबकी सहमति से, उमर फारूक को। अब उसके बाद अबू बकर भी इसी प्रक्रिया से खलीफा बनाए गए उमर फारूक के बाद। तो अबू बकर के बाद खलीफा का यह पद उस्मान को मिला। अब उस्मान की कार्यशैली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, कार्य करने का ढंग, और इस कारण उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान के बाद खलीफा का यह पद हजरत अली को मिला। जो पहले दावेदारी थे, चचेरे भाई जो थे पैगंबर के, उनको न मिलकर के 3 लोगों को मिला। किसको, उमर फारूक को मिला, अबू बकर को मिला, अबू बकर के बाद उस्मान को मिला। उस्मान का कार्य लोगों को पसंद नहीं आया तो उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद यह पद हजरत अली को दे दिया गया। अब जो उस्मान के संबंधियों को शक था कि उस्मान की हत्या अली ने करवाई, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो अगर किसी की हत्या होती है खासतौर पे राजाओं में, उसके बाद जो उस गद्दी पे बैठता है, उस पद पे बैठता है, तो लोगों को यही शक होता है कि पद को पाने के लिए काम किया गया, और यही यहाँ पे भी हुआ। इसलिए उन लोगों ने अली को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। किसने, उस्मान के संबंधियों ने। तो शाम प्रांत के सूबेदार मुआविया ने इन विरोधियों का नेतृत्व किया। फलते हजरत अली और मुआविया के बीच युद्ध हुआ। अब जब लोगों ने हजरत को खलीफा मानने से इनकार कर दिया तो जो सूबेदार मुआविया था उसने क्या किया, जो मानने से इनकार कर रहे हैं, जो उनके विरोधी थे हजरत का, उनको उन्होंने नेतृत्व किया, मतलब उनका साथ दिया। तो यहाँ पे 2 गुट हो गए, एक हजरत अली का हो गया, एक मुआविया का हो गया। इन दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध करीब 5 साल चला और इसमें अली पराजित हो गए, हजरत अली। अली पुनः नई सेना संगठित करने की योजना बना रहे थे और इसी बीच एक व्यक्ति ने हजरत अली की हत्या कर दी और इस तरह मुआविया अगले खलीफा बना। अब देखिए यही प्रक्रिया चलती है जो यहाँ पे भी चल रही, जो रजाओं में होती है। क्योंकि मोहम्मद साहब के परिवार के साथ आम लोगों की सहानुभूति थी, ठीक है, खलीफा थे वो, लोगों के मददगार थे, और इसे देखते हुए मुआविया ने घोषणा की थी कि अगले खलीफा के रूप में वे हजरत अली के पुत्र हसन को नियुक्त करेंगे। जब देखा मुआविया ने कि लोगों की सहानुभूति मोहम्मद साहब के परिवार के साथ है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी हत्या ना कर दी जाए, तो भाई उसने खुद ही घोषणा कर दी कि हजरत अली के पुत्र को जो है, हसन जो है, उनको क्या बना दिया जाएगा, खलीफा बना दिया जाएगा। अब संयोग से हसन की मृत्यु हो गई। अब ये संयोग था कि क्या था ये नहीं पता, मृत्यु हो गई और मुआविया ने अपने पुत्र जयीद को खलीफा घोषित कर दिया। अली समर्थक लोगों का मत था कि हसन के छोटे भाई हुसैन को खलीफा बनना चाहिए था। यजीद को इस बात का भय था कि हुसैन उसे खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यजीद कौन था, यजीद मुआविया का बेटा जिसे खलीफा बनाया गया था, ठीक है। तो यजीद को भी डर था क्योंकि हसन के पुत्र छोटे भाई जो हुसैन थे उनको खलीफा बनाया जाना था, तो उसे डर था कि कहीं हुसैन है उसे खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं किए तो क्या होगा। अतः अपने खलीफा के पद को सुरक्षित रखने के लिए हुसैन को मारना जरूरी समझा और इस राजनीतिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य में करबला शहर में दोनों पक्षों का युद्ध हुआ, हुसैन और किसके, यजीद के बीच में, ठीक है। तो फूका प्रांत के लोगों के बुलावे पर हुसैन पहले मदीना से रवाना हुए, फिर मक्का की तरफ होते हुए करबला में फरात नदी के किनारे पहुंच गए थे और उनके पीछे पीछे यजीद की सेना चल रही थी। चारों ओर से घेर रखा था ताकि वे यहाँ से किसी गुप्त स्थान में भाग न सकें। हुसैन के साथ उनके परिवार, बच्चे, महिलाएं भी थे और 72 लोग साथ में थे और यजीद की सेना में करीब 22,000 लोग थे। खलीफा जो था उसकी तो पूरी सेना है, लेकिन वो जो व्यक्ति अकेला है सिर्फ उसका परिवार साथ में है, तो 72 और यजीद 22,000। यजीद ने हुसैन और उसके परिवार को नदी से पानी लेने पर रोक लगा दी, नदी के किनारे वो रुके ही थे। अंत में सभी लोगों को कत्ल कर दिया गया। हुसैन और उसके साथियों ने शहादत के रूप में मृत्यु को अंगीकार किया और यह घटना 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हुई।
प्रेमचंद ने इस ऐतिहासिक घटना पर करबला शीर्षक से एक नाटक लिखा जो 1924 में प्रकाशित हुआ, और इस नाटक में प्रेमचंद ने कुछ हिंदू पात्रों का वर्णन किया है जो इस युद्ध में हुसैन के साथ शहीद हुए थे। स्वयं प्रेमचंद ने लिखा कि पाठक इसमें हिंदुओं को प्रवेश करते देखकर चकित होंगे, परंतु वह हमारी कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है, और आर्य लोग वहां कैसे और कब पहुंचे यह विवादग्रस्त है। यानी आर्य जो हिंदू थे उन्होंने साथ दिया था हुसैन का, ठीक है ना, लेकिन वो वहां कैसे पहुंचे किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं साथ दिया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं दिया था। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि महाभारत के बाद अश्वत्थामा के वंशधर वहां बसे थे, और कुछ लोगों का यह भी मत है कि ये लोग उन हिंदुओं की संतान थे जिन्हें सिकंदर यहां से कैद कर ले गया था। तो कुछ हो ऐतिहासिक प्रमाण है कि कुछ हिंदू भी हजरत हुसैन के साथ करबला के संग्राम में सम्मिलित होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जिस समय यह नाटक प्रकाशित हुआ था उस समय कुछ मुस्लिम नेताओं ने करबला युद्ध में हिंदुओं की उपस्थिति पर सवाल उठाया था, जो आज भी उठ रहा है वो उस टाइम भी था, यानी जो उस टाइम था वो आज भी है। हिंदू मुस्लिम वही मैटर है। अब यहाँ पे भी हजरत हुसैन के साथ में हिंदू थे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं चुभ रहा, बातें चुभ रही हैं कि हिंदू हो ही नहीं सकते मुसलमान के साथ में। बस यही है, ये है करबला। अच्छा, कहानी हमने पढ़ ली। कहानी क्या है? कहानी का सार अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। हजरत जो आपके मोहम्मद पैगंबर हैं, मैं एक बार फिर से शुरू में देख लेती हूँ, मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी के एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे गॉड होते हैं इस तरह से उनके गॉड है, उनके भगवान है, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है, यहाँ से मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन, ठीक है। जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो इनसे स्टार्टिंग होती है, और उनके नवासे थे, ठीक है, हजरत हुसैन। और ये युद्ध यजीद और हजरत हुसैन के बीच में हुआ था। हजरत हुसैन जो है क्या हुआ था कि मृत्यु हो गई थी। अब उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, तो ये कहा गया था कि हजरत हुसैन के चचेरे भाई हैं उनको इसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बीच में 3 और लोगों को जो हमने नाम पढ़ा उन लोगों को उत्तराधिकारी बनाया गया था, और एक जो उत्तराधिकारी जिनको बनाया गया लोग उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उनसे लोग खुश नहीं थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हजरत को जो उत्तराधिकारी बना दिया गया था। हजरत के मृत्यु के बाद ये दूसरा यजीद जो है उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। फिर ये कहा गया कि जब हजरत के बच्चे होंगे उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि हजरत के बच्चे की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी जो है यजीद के बेटे को बना दिया गया यहाँ पर। लेकिन यजीद के मन में भी एक डर था कि पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसके बाद हजरत की भी मृत्यु हो गई। ये पूरा करबला आपका एक युद्ध है, किस तरह से हुआ। अब इम्पोर्टेंट ये सार तो बहुत कम पूछता है, जो आपसे पूछा जाएगा वो करबला नाटक का कथ्य पूछ सकता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रही हूँ। करबला नाटक का कथ्य क्या है, ठीक है ना। कथ्य का मतलब क्या होता है, कथा क्या है, क्या कहना चाहता है ये करबला नाटक, ठीक है ना, ये आपको इसमें लिखना होगा। तो देखिए, करबला जो है प्रेमचंद के ऐतिहासिक और धार्मिक जो है क्या है, नाटक है, और इसका प्रारंभ यजीद और इसका प्रारंभ यजीद और उनके समर्थकों की बैठक से होता है। और यजीद उस समय खलीफा घोषित हो चुके होते हैं। लोगों को विश्वास था कि खलीफा के रूप में उनका जो चयन है, जो इस्लाम की एक परंपरा थी सर्वसम्मत से, उसके साथ में नहीं हुआ है। हजरत अली के पुत्र हजरत हुसैन को खलीफा बनाया जाना चाहिए, लोग ऐसा डिमांड कर रहे थे, और अपने मन में यजीद यह भी जानता था, इसलिए उसके मन में विश्वास था कि हुसैन उसके नाम की बैयत नहीं लेंगे, अर्थात खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इस्लाम के अनुयायियों पर हुसैन का नैतिक प्रभाव था, और जब तक हुसैन जिंदा है तब तक यजीद निष्कंटक यानी कि बिना किसी संकट के, बिना किसी उसके शासक नहीं हो सकते हैं। अतः यजीद हुसैन को मारने का आदेश देते हैं, और हुसैन को भी लगता है कि यजीद गलत रीत से खलीफा बना है, इसलिए वे कभी भी उसके नाम की बैयत नहीं लेते हैं, और इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है। अतः इन दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी है, और नाटक का प्रारंभ इस समझ से होता है। तो प्रेमचंद बताते हैं कि यजीद शराबी है, बेश्यागामी है, और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है। हुसैन मदीना में रहते हैं। यजीद यहाँ के गवर्नर वलीद को पत्र लिखता है कि हुसैन ने मेरे नाम की बैयत लेने के लिए कहे, यानी कि उनका नाम ले, और ताकि वो खलीफा बने। यदि वह नहीं लेता है तो उसे कत्ल कर दे। इस पर हुसैन का यहाँ रहना दूभर हो जाता है, और हुसैन अपने परिवार के साथ मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं, और उन्हें फूफा जो
कूफा निवासी थे। उनका पत्र मिलता है कि हुसैन कूफा आए हैं, यजीद के जुल्मों से उन्हें मुक्त करें। हुसैन मदीना को खून खराबे से बचाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और उनके मक्का पहुंचने की खबर अजीत को भेज दी जाती है। अजीत मरवान को यहाँ तक नाजिम बनाकर भेजता है और हुसैन को कत्ल न कर पाने की सजा के तौर पर मदीना से वलीद को हटा दिया जाता है। इधर हुसैन फूका के लिए रवाना हो जाते हैं। फूका वालों का मन बदल जाता है और हुसैन के स्थान पर यजीद के समर्थक हो जाते हैं। यजीद की सेना मक्का से हुसैन का पीछा करती है, उनके चारों तरफ से घेर लेती है, गुप्त स्थान पर न चले जाएं। और यहाँ पर यजीद के साथ में 22,000 सैनिक सिपाही होते हैं, उनके साथ सिर्फ 72 उनके परिवार के लोग होते हैं हुसैन के साथ में, ठीक है ना। फरात नदी के किनारे काफिला रोक दिया जाता है, लेकिन जो यजीद होता है वो नदी पे भी पाबंदी लगवा देता है कि नदी का पानी जो है हुसैन को ना दिया जाए, ठीक है। कोई कुआं भी नहीं खोद सकता है। गर्मी के मौसम में पानी का कष्ट कितना जानलेवा होता है। प्रेमचंद ने इसको यहाँ पे विस्तार से कहानी नाटक नहीं दिया, एक संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। हुसैन ने समझौता का प्रयास किया, लेकिन यजीद के लोगों ने किसी बात से सहमत नहीं हुए। अंततः युद्ध हुआ और उन दिनों समर की दो परिस्थितियां थी, एक तो सम्मिलित जिसमें समस्त सेना मिलकर लड़ती थी, दूसरी व्यक्तिगत होती है जिनमें दोनों दलों से एक एक योद्धा निकलकर लड़ते थे। और यह युद्ध दूसरी पद्धति से हुआ, दोनों ओर से एक एक योद्धा जाते और वीरगति को प्राप्त करते और इस तरह सभी 72 लोग शहीद हुए और सबसे अंत में हुसैन शहीद हुए। इस युद्ध में उनके नवजात बच्चे और स्त्रियों की भी हत्या कर दी गई और हुसैन की शहादत के बाद शत्रुओं ने उनकी लाश की जो दुर्गत की, वह इतिहास की अत्यंत लज्जाजनक घटना है और ऐसी अनोखी घटना है ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी धर्म संचालक के नवासों को अपने नाना के अनुयायियों के हाथों यह बुरा दिन देखना पड़ा। यह है करबला, ये करबला की कथ्य हो गया, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा कहानी में वही आपको कथ्य में लिखना है। अब अंतर वस्तु क्या है करबला की, ये देख लेते हैं। अंतर वस्तु में दो चीजें, पहली चीज आएगी विचार पक्ष, ठीक है ना। विचार पक्ष क्या होता है, क्या विचार होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो देखिए करबला नाटक का जो प्रारंभ होता है यजीद की चिंता से होता है, क्योंकि यजीद को खलीफा तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको ये पता था कि जो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, ठीक है ना, हुसैन उनको खलीफा नहीं बनने देंगे, ठीक है ना। और जब तक हुसैन उनके नाम पर अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक खलीफा के रूप में वो वहां पर अपना नाम का मोहर नहीं लगा पाएंगे, उनका नाम वहां पे मान्य नहीं होगा, क्योंकि हुसैन स्वयं खलीफा बनना चाहते हैं। तो यजीद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपने समर्थक अधिकारियों को आदेश देता है कि हुसैन उसके नाम की बैयत ले ले या हुसैन का कत्ल कर दे। और मतलब बैयत का मतलब होता है, इसे नहीं बोलते हैं वो देना, रकम पैसे देना कत्ल के लिए, है ना, फरमान जारी करना कत्ल के लिए, वो चीज है। पूरा नाटक इस समस्या के इर्द गिर्द घूमता है। अंत में हुसैन की हत्या हो जाती है, नाटक समाप्त हो जाता है और इस बीच में जो घटनाएं घटती है उसको या तो सूचित किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। तो ये हो गया विचार पक्ष अंतर वस्तु का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपका कथ्य है उतना इंपॉर्टेंट अंतर वस्तु भी। इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, चाहे कथ्य पूछे, चाहे अंतर वस्तु पूछे या फिर चाहे भाषा शैली पूछे, ठीक है। तो विचार पक्ष हो गया। यजीद के इस मत का विरोध उसकी पत्नी हिंदा करती है, जिसे यजीद दरकिनार कर देता है और नाटक के घटनाक्रम के बीच उसका बेटा भी यजीद का विरोध करता है, इसके कारण यजीद उसे नजरबंद कर देता है। और यजीद के दरबार में जब उसे बेड़ियां डालकर लाया जाता है, किसे, हुसैन को, तब वह सोचता है कि नबी की औलाद पर यह जुल्म और किनके कदमों की खाक आंखों में लगानी चाहिए थी और तबाही के समान। ए रसूल पाक, मैं बेगुनाह हूँ। उसे यह भी लगता है कि बाप का बदला बेटे से लिया जाएगा, यह मेरा बाप क्या कर रहा है। यजीद की बेगम हिंदा भी उसे रोकती है कि आपको मालूम नहीं है कि रसूल की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई आपके इस अन्याय को देखकर आपको लानत दे रही होगी और हिसाब के दिन आप अपना मुंह उन्हें ना दिखा सकेंगे। यजीद का बेटा कहता है कि इस्लाम का खलीफा उसे होना चाहिए जिस पर इंसानियत को गरूर हो, जो दीनदार हो और हक परस्त हो, बेदार हो, बेलोस हो, दूसरों के लिए नमूना हो और ताकत से नहीं, फौज से नहीं, अपने कमाल से, ठीक है। ये सभी चीजें होनी चाहिए। और अगले अंक में पात्र और संवादों के मध्य जो है करबला की कथा को एक रूप देते हैं, ठीक है।
ओके। मुआविया की मृत्यु हो जाती है, बेटे यजीद को खलीफा नियुक्त कर दिया जाता है। वलीद के दिमाग में प्रश्न उठता है कि समझ में नहीं आता कि यजीद क्यों कर खलीफा हुए हैं, और कौम के नेताओं की कोई मजलिस नहीं हुई और किसी ने उसके साथ बैयत नहीं ली, अर्थात परंपरागत रूप से खलीफा का चयन जो सर्वसम्मत से होना चाहिए वो नहीं हुआ था। ये आपको सब लिखना पड़ेगा विचार पक्ष में, अंतर्वस्तु में। ठीक है, देखिए अंतर्वस्तु में एक कथा में क्या होता है, पूरी कथा का एक सार कथ्य में आप लिख दीजिए, मेन मेन चीजें, बीच बीच से लेकर, पूरा नहीं लिखना है। हजरत पैगम्बर मोहम्मद उनके नवासे को बनना था लेकिन वो नहीं बन पाए, यजीद बनाया, अब 2-3 और लोग बने, फिर उसके बाद यजीद बना। यजीद और हजरत के बीच में क्या, हुसैन के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में क्या हुआ, ये आप लिख दीजिए, कथ्य हो जाएगा। अंतर्वस्तु में आपको एक एक चीज लिखनी पड़ती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपने पढ़ा वो लिखना पड़ेगा। तो जो शुरू में आपने स्टोरी पढ़ी है वही आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अंतर्वस्तु में तो ये विचार पक्ष अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें वही चीज है। अब इसमें अंतर्वस्तु में कुछ चीजें ले ली गई हैं जो कि हमने नाटक इसमें पूरा तो दिया नहीं है, तो अब जो रियल में उनका नाटक है, जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से लोगों के डायलॉग है, वो इस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, संवाद है। ठीक है, राइट, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। यही आपकी अंतर्वस्तु है। अंतर्वस्तु इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। 1-2 लाइन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, किसने क्या कहा संवाद में। ठीक है ना। हुसैन लगातार समझौते की कोशिश करते हैं, अंत में 3 शर्तें रखते हैं। ठीक है, मक्का वापस लौटने दिया जाए, यह मंजूर ना हो तो सरहदों की तरफ जाने दिया जाए जहां अमन की जिंदगी जी सके, यह भी मंजूर ना हो तो मुझे यजीद के पास भेज दिया जाए, तब तक मेरे लोगों को पीने का पानी लेने दिया जाए। 3 शर्त हुसैन रखते हैं यजीद के पास। ठीक है ना। और साद इससे सहमत हो जाता है, परंतु शिमर इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि शेर किसी शिकार के पीछे दौड़ता हुआ बस्ती में आ गया है, उसे आप घेर कर मार सकते हैं, लेकिन एक बार वह फिर जंगल में पहुंच जाए तो कौन है जो उसके पंजों के सामने जाने की हिम्मत कर सके। करबला से निकलकर हुसैन वह दरिया होंगे जो बांध को तोड़कर बाहर निकल आया हो। ठीक है ना, ये आपसी संवाद है यहाँ पे। ठीक है, राइट, इसे देख लीजिएगा। ओके, तो ये करबला युद्ध में जो कूफा के निवासी थे उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद बताते हैं। और कूफा की एक अदालत का वर्णन किया जिसमें अदालत यहाँ के निवासियों को मनमानी सजा सुनाती है। बहुत लंबा है, करबला नाटक है। और यजीद का मत है कि तलवार पे जोर से सब काबू में पाया जा सकता है, इसलिए वह आदेश देता है कि जो भी उनके नाम की बैयत ना ले, कसम ना ले, जो उनकी बात को ना माने, उन्हें खलीफा ना माने, उसका कत्ल कर दो, और इसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं है। इधर हुसैन को कूफा के निवासियों के समर्थन का भरोसा है, वे कूफा के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसके बाद यजीद अपनी कूटनीति में परिवर्तन कर देता है, और जो हुसैन को पता भी नहीं चलता है। और बाद में जो कूफा के लोग हुसैन के साथ में थे वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं और यजीद के साथ में हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपका अंतर्वस्तु। तो अंतर्वस्तु होगी, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और साथ में भाव पक्ष भी देख लीजिएगा। भाव पक्ष में क्या होगा, भाव पक्ष में इस नाटक के सारे पात्र और घटनाएं स्पष्ट हैं, और इन पात्रों के बारे में लेखक का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है, और यह घटना ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक होने के कारण इसका अंत भी निश्चित है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए इस नाटक का भाव पक्ष भी निश्चित है। तो इसका भाव पक्ष कैसा है, निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, नाटक के नायक को शहीद होना है, जो होते भी हैं, और यह शहादत करुणा की दृष्टि से सृष्टि करता है, करुणा की सृष्टि करता है, करुणा का निर्माण करता है। नायक अच्छा है, परंतु से शहीद होना है, न केवल उनकी हत्या होनी है, बल्कि उनका साथ देने वाले समर्थक करने वालों को भी अंततः मारा जाना है। तो इसका भाव पक्ष क्या निकला, भाव पक्ष यही निकला कि क्योंकि ये जो नाटक था ये ऐतिहासिक था, और ऐतिहासिक होने के कारण इसका जो अंत था वो निश्चित था। अंत कोई भी ऐतिहासिक चीज होगी, अंत उसका निश्चित ही होगा, खासतौर पे जब गद्दी की बात चलती है। ठीक है ना, सिंहासन की बात चलती है, तो अंत निश्चित था, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। और इसलिए नाटक का जो भाव पक्ष निकला वो ये था कि अंत निश्चित है, यानी इसका जो भाव पक्ष है वो भी निश्चित ही होगा। और यहाँ पर जो नाटक का नायक था उसको शहीद होना था, वो शहीद हो भी जाता है, करुणा को यहाँ पर दिखाया गया है। नायक अच्छा है, उसे शहीद होना था, वो शहीद हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी पुष्टि बस की नहीं होती, बल्कि जो लोग उसका साथ देते हैं, उसका जो समर्थन करते हैं, उसका जो सपोर्ट करते हैं, उनको भी इसमें मार दिया जाता है। तो
तो इस एक तथ्य ने नाटक के भाव पक्ष को एक हरा बना दिया, यानी एक तरफ का बना दिया, और भाव वैद्विक की कोई संभावना इसमें नहीं है। अवश्य है कि दुखांत होते हुए भी नाटक ग्रीक ट्रेजेडी के समान नहीं है, और ग्रीक ट्रेजेडी का नायक अपनी ही किसी कमजोरी से मारा जाता है, और इस नाटक में ऐसी कोई कमजोरी प्रेमचंद ने नहीं दिखाई है। प्रेमचंद को पता है कि नाटक दुखांत होगा, और यह बात वे अपने नाटक के प्रारंभ में ही बता देते हैं पाठकों को। इतिहास के जानकारों को तो पहले से ही घटनाओं, स्थिति, परिस्थिति के बारे में जानकारी होती है। तो नाटक में हुसैन सात्विक है, अच्छे हैं, जो उन्हें जानते हैं उनके पक्के समर्थक है। हुसैन निडर है, उनके समर्थक भी निडर है। समर्थकों को यह भी पता होता है कि उन्हें हुसैन के पक्ष में शहीद होना है, और शहीदी तय है। फिर भी कोई हुसैन का साथ छोड़कर अजीत के पास नहीं जाता, बल्कि अजीत के कई समर्थक हुसैन के पास आ जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि करुणा का अतिरेक, यानी करुणा बहुत ज्यादा इसमें भरी है, और इस कारण यह पाठक को बोझिल लगने लगती है। हजरत हुसैन और उसके समर्थकों को संपूर्ण नाटक में लगता रहता है कि जीतेंगे नहीं, और अजीत उनसे अधिक शक्तिशाली और अधिक कूटनीतिज्ञ है, और इस भाव के कारण उनमें कभी भी वीरत्व की सृष्टि नहीं हो पाई। तो पहला भाव तो था निश्चित होना, दूसरा इसमें भाव था उन्हें क्या लगता था कि अजीत से कभी वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अजीत बहुत शक्तिशाली है, कूटनीतिज्ञ है, और यही भाव जो था उनमें कभी भी वीरत्व की, यानी कि वीर वाली जो सृष्टि थी, वीर का जो निर्माण होता था, उनमें नहीं ला पाया था, और उनका वीरत्व सिर्फ शहीद होने में ही था, संघर्ष करने और विजय के लिए संघर्ष करने में नहीं था। ठीक है ना, तो ये इसका भाव पक्ष है। यजीद था वो भयभीत था, कभी जो शराब की पार्टी या नाच गाने में अपने आप को व्यस्त कर लेता था। अब जो इसका भाव वैविध्य के दृश्य, जीत का पक्ष मजबूत था, करुणा से वह अलग था। करुणा तो हुसैन में थी, यजीद में थोड़ी करुणा थी। ठीक है, नाटक में पीड़ादायक हास्य की सृष्टि होती है, हिंदुओं के जीवन के चित्रण में भी शांत जीवन की झांकी मिलती है। वहब और नसीमा के प्रेम प्रसंग में थोड़ी देर के लिए करुणा से राहत मिलती है, हालांकि उसके जीवन की परिधि में करुणा की गहरी रेखाएं होती हैं। तो पूरा जो इनका एक नाटक है करबला, जब वो आप पढ़ेंगे तब चीज समझ में आएगी, इसमें बीच बीच से लेके चीजें दी गई हैं। तो भाव पक्ष क्या है मैंने आपको बता दिया, भाव पक्ष दो चीजें आप रख लीजिए। ठीक है ना, ओके राइट, चलिए ठीक है। तो ये भाव पक्ष हो गया। इसमें से दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपका तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो हजरत इमाम हुसैन का परिचय दीजिए, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यजीद हुसैन की हत्या क्यों करवाना चाहता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो इससे ये लगता था कि हुसैन जो है खलीफा कहीं ना बन जाए, या फिर यजीद को खलीफा ना बनने दे, मना ना कर दे कहीं, इसलिए उसको हत्या करवाना चाहता था। तो इसमें इतने क्वेश्चन दिए हैं। करबला का चरित्र मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैं इसे नहीं लूंगी चरित्र को। ओके, हजरत हुसैन उनका परिवार, यजीद और उनका परिवार, ऊपर ही सब कुछ देख के है। बहम और नसीमा ना, नाटकीय संभावनाएं हम ये नहीं देखेंगे। हाँ, भाषिक वैशिष्ट थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, वो इसलिए कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, वो उर्दू के पोइटर थे, राइटर थे, हिंदी बाद में लिखने लगे थे। अब बहुत सारे उन्होंने उर्दू में लिखी हुई चीजों को हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है खुद। ठीक है, तो प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे, हिंदी में बाद में लिखने लगे थे। हिंदी में लिखते समय भी उनका उर्दू में लेखन जारी रहा, और इस कारण प्रेमचंद की भाषा पर उर्दू का स्वाभाविक प्रभाव है। यानी जब आप प्रेमचंद की कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें आपको उर्दू वर्ड 100% देखने को मिलेंगे। रीजन यही है कि स्टार्टिंग उन्होंने उर्दू से की थी और बाद में हिंदी में आए। ठीक है ना, तो प्रेमचंद की परंपरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी भाषा से आती है। ठीक है ना, और हिंदी भाषा परंपरा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा से विकसित हुई, जो आगे चलकर प्रसाद और अज्ञे की भाषा बनी। ठीक है, अब नाटक की विषय वस्तु मुस्लिम इतिहास से संबंध है, इसलिए इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा अस्वाभाविक प्रतीत होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद ने ऐसी भाषा रखी जो साधारणतः सभ्य समाज में प्रयोग की जाती है, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही बोलते और समझते हो। ठीक है ना, ये भाषा हो गई यहाँ पर। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे चीजें हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है ना, हालांकि सिर्फ हिंदी जानने वाले छात्रों के भाषा दुरूह जान पड़ती है, दुरूह यानी कठिन, और इनमें कई शब्द ऐसे आए जो उर्दू ना जानने वाले छात्रों के समझ में नहीं आएंगे। सही बात है। उदाहरण के लिए जला वतन यानी देश निकाला, मजूल करना यानी पद से हटा देना। कुछ शब्द ऐसे अवश्य हैं जो उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि हिंदी वाले भी उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मुनासिब
औलाद, दगाबाज, रस्क आदि ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी हम लोग जाते हैं। मुनासिब नहीं, मुमकिन नहीं है। औलाद यानी संतान, ना दगाबाज धोखे देने वाला। नाटक में जहाँ हिंदू पात्र आते हैं वहाँ उनकी भाषा तत्सम हो जाती है। उदाहरण के लिए धर्मात्मा, शस्त्र ग्रहण, शुभदेश, विलंब, प्रदर्शन आदि मुस्लिम पात्र इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से राज कर्मचारियों के पद उर्दू फारसी के हैं, जैसे मसलन कासिद और मुख्तार आदि। ठीक है ना। और इनके नाटक में संगीत का अंश भी होता है। तो आपको क्या करना, भाषा उसमें वैशिष्ट में आपको यही लिखना है कि ये उर्दू के राइटर थे, उर्दू में लिखते थे, उर्दू के बाद ये हिंदी में आए हैं, तो स्वाभाविक इनकी भाषा पर उर्दू का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। और इनकी जो भाषा है वो परंपरा के जो राजा शिव प्रसाद लोग हैं उनसे मिलती जुलती है, और प्रसाद अज्ञे से भी आगे चलकर भाषा बनी है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो करबला नाटक है वो मुस्लिम परिवेश से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक है, मुस्लिम परिवेश से इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुस्लिम उर्दू शब्द को ज्यादा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। ऐसी भाषा लिखी गई है जो लोगों के, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है। फिर जो यहाँ पे पढ़ा है उसको आप लिख दीजिएगा, बस इतना ही इसमें है। ठीक है। सारांश आ गया। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेमचंद मूलतः उपन्यासकार और कहानीकार है, परंतु उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, कई नाटकों के अनुवाद भी किए हैं। करबला जो नाटक है उनका इस्लाम के इतिहास से संबंधित है और ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। ठीक है ना। जो 680 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब के करबला शहर में नवासे हुसैन और तत्कालिक खलीफा यजीद के बीच युद्ध हुआ था, उससे संबंधित था। उसमें अपने परिवार और समर्थकों के साथ हुसैन शहीद हो गए थे, और इस घटना के ऐतिहासिक आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मुहर्रम जो मनाया जाता, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इन्हीं के हुसैन के उसमें मनाया जाता है। गमी में, गमी का त्यौहार होता है। ताजिया वगैरह जिस सब शायद निकालते हैं, और उसमें अपने आप को थोड़ा सा वो करते हैं, लोग कूड़े वगैरह से मारते हैं, कष्ट देते हैं अपने आप को उनको याद करते हुए, या हुसैन अली, है ना, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो आई थिंक सही है। ठीक है। तो ऐतिहासिकता को ध्यान में रखकर उन्होंने नाटक के किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करबला की जो भाषा है वो उर्दू बहुल है। भाषा का बात आएगा तो उर्दू बहुल आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पात्र मुस्लिम है, और इसी तरह उसके पद नाम जो है वो अरबी फारसी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये जरूर लिख लीजिएगा। संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखने को आ सकती है, जैसे अब्बास, आप एतवार करें यानी विश्वास करें, लेकिन मैं आपका वहां जाने की हरगिज सलाह नहीं दूंगा, कभी, हरगिज मतलब कभी भी सलाह नहीं दूंगा। इस सन्नाटे में अगर उनसे कोई दगा धोखा किया तो कोई फरियाद भी ना सुनेगा, कोई उनकी बात भी नहीं, फरियाद यानी कि बात को सुनाना। आपको मालूम है कि मरवान कितना दगाबाज और हरामकार है, कितना धोखेबाज है, और मैं उसके साये से भी भागता हूं जब तक आप मुझे इस इत्मीनान का ना दिला दीजिए, यानी ये भरोसा ना दिला दीजिए कि दुश्मन यहाँ आपका बाल बांका ना कर सकेगा, मैं दामन ना छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ये उद्धरण एक है। अब इसको आप किस तरह से यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, तो हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मुझे हक पर इतना यकीन है और मुझे हक की इतनी ताकत है कि मेरी बात और बलीद तो क्या, जीत की सारी फौज में मुझ पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये यहाँ पे एक संदर्भ दिया है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। संदर्भ सहित व्याख्या में भी ये दे सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो फिर आपको संदर्भ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद के प्रसिद्ध नाटक करबला से लिया गया है, और इस नाटक में इस्लाम के इतिहास के युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के नाती हुसैन का कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ नाती लिखा है, वहां पे नवासा लिखा है। नाती का मतलब होता है बेटे का बेटा, और नवासा जो होता है वो जनरली बेटी का बेटा होता है। ठीक है ना। चलिए, इस युद्ध से पहले यह दृश्य है, और मदीना के नाजिम वलीद रात के समय मिलने के लिए हुसैन को बुलावा भेजते हैं। ठीक है। तो इस्लाम के इतिहास में अनिश्चित और आशंका की घड़ी है, कौन कब मार दिया जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए, इसका पूर्वानुमान करना कठिन था, मुश्किल था। और नाटक के दृश्य में हुसैन और उसके भाई अब्बास बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। निमंत्रण मिला है, जाया जाए इनकार कर दे। इस संदर्भ में अब्बास और हुसैन का वार्तालाप चल रहा है, जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। और व्याख्या कर दीजिए कि अब्बास अपने भाई हुसैन को बहुत प्यार करते हैं और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हुसैन मदीना के नाजिम वलीद पर विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास है कि वलीद उन पर कोई घातक वार नहीं करेगा, लेकिन अब्बास इस बात से सहमत नहीं है, और वो कहते हैं कि आप कितना भी विश्वास कर ले, लेकिन मैं आपको वहां नहीं जाने की सलाह नहीं दूंगा। रात का समय है, सन्नाटा है चारों तरफ, यदि वलीद ने धोखा दिया तो कोई आपकी आवाज भी नहीं सुन पाएगा, और इस तरह आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। फिर अब्बास वलीद को नहीं, लेकिन वलीद के सहायक मरवान को धोखेबाज और बेईमान कहता है, और वह कहता है कि मैं उसकी परछाई से भी दूर रहता हूँ। ठीक है। ये सारी बातें तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, विशेष तो आता नहीं है,
इस पंक्तियों में हुसैन की वीरता, ईमानदारी, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखती है। उदाहरण दूसरा भी दिया है, शाद का दिया है कि मेरा दिल अभी तक हुसैन से जंग करने को तैयार है, ठीक है ना। फिर ये दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या दिया तो 100% एक आएगा ही आएगा, ठीक है, राइट, ओके। हजरत हुसैन हजरत अली के पुत्र और हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे, नवासे यानी हजरत मोहम्मद साहब के जो पुत्र हजरत अली हैं, उनके पुत्र हजरत हुसैन है, और इनकी माँ का नाम फातिमा जोहरा था। हुसैन को लगता था कि जब तक हुसैन उनके खलीफा स्वीकार नहीं करेंगे, हुसैन को नहीं, यदीम को लगता था। ये यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ओके। तो ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो गई है। करबला, करबला में इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। एक तो आपकी कथा वस्तु, कथ्य हो गया यानी कथा वस्तु, अंतर वस्तु, और एक संदर्भ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 3 चीजें ले लीजिएगा, 3 चीजों को आप देख लेंगे। भाषा तो इजी है, भाषा में कुछ भी नहीं है। करबला की भाषा शिल्प शैली आती है तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मुस्लिम परिवेश से आधारित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उर्दू ही लिखा जाएगा, उर्दू, फारसी, अरबी, तो इसको लेके आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है चैनल, वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम में ही आ जाइए, व्हाट्सएप पे मैं कितने सारे में ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है। आज का वीडियो BHD 143 का हो गया, यूनिट हमने 5 ले लिया। हमारा जो 6 यूनिट होगा वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। 6 यूनिट में हम लेंगे आपका साहित्य का उद्देश्य का वाचन और व्याख्या, साहित्य का जो उद्देश्य है उसका वाचन और व्याख्या लेंगे, ठीक है ना। तो 6 और 7 हम एक साथ ले लेंगे, 7 यूनिट होगी तो इसको भी हम एक साथ में लेके फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।